Good morning, class 8. Today we will begin the chapter 5th, that is the industry. And I have given you this PDF and this story. I thought you have gone through it. So, what is the conclusion of this story? There is a tree. Tree was transported to the pulp mill, and then we have proceed the wood pulp, यानी लकड़ी से जो pulp बना. And what we have done, pulp and chemical has had mixed around, and this process and converted and this larger converted process produce the paper. So this process where we use the wood pulp and made paper out of it is called to the मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. हमने देखा कि हमने क्या किया, पेड़ को ट्रांसपोर्ट किया, पल्प मिल पे ले गए, वहाँ पे हमने जो उसका पल्प निकाला, पल्प में केमिकल मिलाया, उसको प्रोसेस किया अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़, उसका फ्रेगमेंटेशंस हुआ, फिर उसको अलग तरह से प्रोसेस किया. जो वीडियो आपको भेजा गया था तो उस तरह से वो कन्वर्ट होता है पेपर में. इसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं. इसको हम सेकेंडरी प्रोसेस भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ट्री एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, उससे हमने फाइनल एक प्रोडक्ट वैल्यू एडिशंस करके पेपर बना दिया गया. इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस जहाँ होती है इसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं. तो आज हम इसी इंडस्ट्री के बारे में आज से पढ़ने वाले हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज़. आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप प्रोसेस करते हैं. प्रोसेस को कुछ वैसे ही समझ लीजिए, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट प्रोसेस आपने देखा है, या जूस निकालने के लिए जब आप मौसमी डालते हैं अपने जूसर्स पे, वो प्रोसेस करता है और उसके बाद प्रोडक्ट चेंज हो जाता है. तो मौसमी यहाँ पे प्राइमरी है, फिनिश प्रोडक्ट आपका जूस फिनिश प्रोडक्ट है. ये जो प्रोसेस होती है जहाँ वैल्यू एडिशंस होता है, मूल्यांकन या कोई मूल्य, उसमें कुछ मूल्य ऐड होते हैं, कोई नई चीज़ बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंडस्ट्री या सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं. इंडस्ट्री की डेफिनेशंस के बारे में आज हम ऐसा करेंगे कि साथ साथ हम लिखते भी जाएंगे. इसके बाद आपकी बुक कहती है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती है, इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो इनटू प्रोडक्ट, वो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे ट्री से पेपर पल्प बन जाना या पेपर बन जाना, या कॉटन रॉ मटेरियल है, रुई से क्लोथ बन जाना, टेक्सटाइल बन जाना, कपड़े बन जाना. तो इस तरह से मोर वैल्यू टू द पीपल एज यू हैव सीन पल्प है चेंज इनटू द पेपर. देखा आपने, पेपर इनटू द नोटबुक. दीज रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो ये क्या करता है, 2 अलग अलग स्टेज हैं यहाँ पे. पहले क्या करना, ट्री से क्या करना, पल्प बनना, और पल्प से फिर क्या बनना, पेपर बनना. The paper made from the pulp and the cloth made from the cotton has the value added to them at each stage. देखा आपने, हर एक स्टेज में इनमें वैल्यू ऐड की गई. यहाँ से जो ये पेपर बना, और पेपर के बाद फिर ट्री से पल्प बना और पल्प से पेपर बना, इसमें वैल्यू ऐड की गई. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऐड किया गया. तो ये कहता है कि इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इज़ मेड फ्रॉम. यानी जो ट्री है, ट्री की तुलना में पेपर ज़्यादा महंगा हो गया, तो हम ये देखते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ती है. तो इसी तरह से लिख रखा है, इंडस्ट्री रिफर टू एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजनल्स ऑफ सर्विसेज. आपको ये डेफिनेशन लिखनी है इंडस्ट्रीज़ की. आज हम साथ साथ में वर्क करेंगे. मैं एक आपको पेज भेजूंगा, एक आपको वो करना है, दूसरा लिखना है इंडस्ट्री रिफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इंडस्ट्री रिफर करती है उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का दैट इज़ कंसर्न, जो कि जुड़ी हुई है विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड, चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल, और या ऐसे प्रोविजंस हैं ऑफ द सर्विसेज का. दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ये नहीं लिखना है इसके बाद, बस आपको इंडस्ट्री की 3 डेफिनेशन लिखनी है अपनी नोटबुक में, न्यू चैप्टर के नेम के साथ. दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. इस तरह से हमारे पास आयरन स्टील इंडस्ट्री है, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है, टूरिज्म इंडस्ट्री है. ये सर्विस प्रोवाइड करती है. जब आपको घूमना, गाड़ी में, जहाज़ में जाना, ये प्रोडक्शन नहीं करती, बेसिकली ये सर्विस देती है. अब आपकी बुक में ये दिखा रखा है कि किस तरह से पेपर मेड प्रोसेस, ये पेपर मेड रिसाइकिल है, पेपर कैसे बनता है, ये आपने अभी देख लिया है, वीडियोज आपको भेजा गया है. ट्रेस योर जर्नी ऑफ योर शर्ट्स फ्रॉम ए कॉटन फील्ड टू एन योर वार्डरोब. आप ट्रेस कीजिए जो आपकी शर्ट बनी हुई है कॉटन की, जो आपकी अलमारी में आई है, वहाँ से लेके जब ये खेत से आई हो. कॉटन आया, कॉटन कहाँ बन गया, थ्रेड बनने के लिए धागा बना, धागा बनने के बाद उसका टेक्सटाइल बना, कपड़ा, कपड़ा बनने के बाद उसकी टी शर्ट बनी, कलर्ड हुआ, पैकिंग हुई, तब आपके पास वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आई, तब आपके वार्डरोब पे ड्रेस आ पाती है. अब क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री को हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, अगला पार्ट है. क्लासिफिकेशन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. पहला बात, हर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है. तो पहली बात, ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल, कि आपका रॉ मटेरियल क्या है. तो उसमें हमारा एग्रो, अगर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है, एग्रो इंडस्ट्रीज उसको बोलते हैं, वो हो गई कॉटन टेक्सटाइल. वो जैसे कॉटन टेक्सटाइल एक एग्जांपल है. या शुगर मिल है, उसमें आप क्या करते हैं, शुगर केन आपका रॉ मटेरियल, या फ्लावर मिल है, आटा जहाँ बनता है, राइस मिल है,
या कॉफ़ी टी का प्लांट है, ये सारी की सारी क्या है आपकी, या जूट का प्लांट है, ये आपकी एग्रो बेस इंडस्ट्री है। तो पहला आपने देख लिया, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर होगा तो उसको हम बोलेंगे एग्रो बेस इंडस्ट्रीज। दूसरा है मिनरल्स, मिनरल इंडस्ट्री आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये आपकी मिनरल इंडस्ट्री हो गई जो मिनरल्स पे बेस होती है। मिनरल क्या होते हैं आपने पढ़ा है चैप्टर पे, नेक्स्ट चैप्टर पे पहले पढ़ा था आपने। फॉरेस्ट बेस्ड, जिसका जो रॉ मटेरियल होता है वो फॉरेस्ट से मिलता है, जैसे पेपर पल्प, बांस कहाँ से मिलेगा, पेड़ कहाँ से मिलेंगे, जंगल से मिलेंगे। फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारी दवाइयाँ आपको जंगल से मिलती हैं, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल आपको फॉरेस्ट से मिलता है। लास्ट है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। मैरीन मैंने समुद्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत रिच प्रोटीन्स है वहाँ पे, बहुत अलग अलग तरह के स्टोन्स हैं, तो सी फूड जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो ये भी एक इंडस्ट्री है जो दुनिया में मछली, केकड़े, झींगे, बहुत एक अलग अलग तरह की प्रोटीन बेस्ड इंडस्ट्रीज है। इसके ऑयल अलग अलग काम आते हैं, तो ये मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री है। पहला हमने देखा हम कैसे बांट सकते हैं समझने के लिए, पहला रॉ मटेरियल के बेसिस पे, दूसरा है साइज पे। दो तरह के साइज हैं आपके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, क्लास 8 के स्टैंडर्ड पे। लेकिन इसके बीच में एक इंडस्ट्री और आती है। जब भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज को एक्सप्लेन कर रही थी, तो पहला जो उन्होंने पैकेज दिया वो MISM के लिए दिया गया, मिनिमम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो वो उसके बीच में होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे वो आपने जो बिस्कुट या ब्रेड की बनी हुई देखी होंगी भट्टियाँ होती है छोटी छोटी। कॉटेज इंडस्ट्री, घर के स्थल पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको हम स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, जैसे किसी की चक्की हो गई, चूनी बनाने वाला प्लांट्स हो गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे आयरन इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है जो किलोमीटर्स में होती हैं और थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनमें वर्क करते हैं। तो पहला हमने देखा है इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल, दूसरा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, ठीक है, स्मॉल या होगा या लार्ज होगा। तीसरा है ओनरशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन ओनर है, उसका मालिक कौन है, इसको हम ओनरशिप बोलते हैं। एक है प्राइवेट बेस इंडस्ट्री जो आजकल प्रीडोमिनेंट करती है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, अडानी है, ये सब रिलायंस, ये प्राइवेट इंडस्ट्री है जिसका मालिकाना हक एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होता है। और दूसरा है पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी सर्विसेज हैं, कोरोना काल में हमें पब्लिक सर्विसेज की याद आ रही है। जैसे BPL है, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, जिसका आपका सिलेंडर आता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन का सिलेंडर आता है तो ये हो गया आपका, नहीं तो भारत का आता है तो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड। NTPC, नेशनल थर्मा पावर कॉर्पोरेशन बिजली बनाती है। जो NHPC जो आपके यहाँ बनबसा में है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशंस, जो आपकी पानी से बिजली बनाती है, ये सब सरकारी कंपनीज है। इनका मालिकाना हक सरकार या हमारे पास है, जनता के पास है, इनका प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में क्या होता है बेटा कि जो मालिकाना हक होता है वो कम्युनिटी के पास होता है, ठीक है। जैसे अमूल कॉर्पोरेशंस है, ये आनंद मिल्क फाउंडेशंस करके ग्रुप है, गुजरात में एक जिला है, वहाँ पे वर्गीस कुरियन ने एक्सपेरिमेंट किया। तो वहाँ पे क्या किया, जो भी मुनाफा होगा कोऑपरेटिव में लोगों के बीच में बटेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोऑपरेटिव बोलते हैं। उसके बाद लास्ट जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, जहाँ प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलते हैं, जैसे मारुति उद्योग। अब तो मारुति सुजुकी हो गई, पहले इसमें दो लोगों की हिस्सेदारी थी, एक भारत सरकार की और एक जापान की कंपनी की, जिससे टेक्नोलॉजी ली गई। अब सरकार ने भेज दिया, फिर ये सब प्राइवेट हाथों पे चला जा चुका है। तो जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, जॉइंट सेक्टर जहाँ प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों का मालिकाना हक होता है, दोनों मालिक होते हैं, ओनर होते हैं। कोऑपरेटिव में जनता मालिक होती है, पब्लिक में जहाँ सरकार मालिक होती है, और प्राइवेट में जहाँ प्राइवेट मालिक होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज है। तो आपको क्या करना है, इंडस्ट्री की डेफिनेशंस लिखनी है, आप ये लिख सकते हैं कैसे काम करता है, और उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री करना है। तो आपका ये अभी तक टारगेट है। और इसके अलावा अभी हमने यही, एक बार आप बुक में ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, यही चीज़ें आपसे डिस्कस की गई हैं। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।